नमस्कार साथियों, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री राम सुंदर, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं और इस महीने दिल्ली पुलिस परिवार को अलविदा कहने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये एक नई शुरुआत मैं देख रहा हूँ। आज से पहले जब हमारे साथी रिटायर होकर गए हैं तो ऐसा कोई प्रोग्राम उनके लिए आयोजित नहीं हुआ। हाँ सर, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया। मैं चावड़ी बाज़ार दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी सारी शिक्षा मेरे घर के आसपास हुई है। विदिन 2 किलोमीटर्स मेरे स्कूल मेरे कॉलेज रहे। ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, BA पास कोर्स था। वहीं मेरे पड़ोस में MCD और मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। वहीं हमारा एक अखाड़ा था चावड़ी बाज़ार में, उसमें हम सब बच्चे पहलवानी के लिए जाया करते थे। मुझे रेसलिंग का शौक़ है। मेरे मामा जी साई के कोच हैं, इसमें रेसलिंग कोच हैं। उनके साथ हम लोग अखाड़े में लगे रहते थे। तो उस अखाड़े में हौसकाजी थाने से कुछ पुलिस वाले आते थे। उनको जब यूनिफॉर्म में आते थे तो बहुत अट्रैक्शन होता था। एक पुलिस वाली स्पेशल सर्विस तो है ही, सबको लगता था कि काश हम भी यहाँ हो सकें। तो उसी वक्त जब एग्ज़ाम रहे 12th पास करने के बाद में मैंने जो भर्ती हुई है, मैंने ग्रेजुएशन के बाद फार्म इसके भरे थे। उससे पहले मैंने SSC की तैयारी की, उसके एग्ज़ाम मैंने दिए। उस एक इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरा सिलेक्शन जब SSC में हुआ तो उसके साथ साथ मेरा सिलेक्शन यहाँ एज़ कांस्टेबल पुलिस में हो गया। तो अखाड़े के जो बच्चे थे, साथी थे, और हम इम्प्रेस थे पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में देख करके। सब ने यही इंसिस्ट किया कि भाई पुलिस में हो जाना चाहिए, पुलिस में हो जाना चाहिए, पुलिस में चला जा। तब मैंने वो क्लरिकल जॉब छोड़ दी SSC की और एज कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया। गांधी साहित्य संस्थान राजघाट पे एक संस्था है गांधी जी की, वहाँ पर लैंग्वेज सिखाते हैं। तब मैंने उर्दू में एडमिशन कोर्स लिया और मैंने उसमें 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया। जब मैंने एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर के भरे तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे 10 मिनट के उस इंटरव्यू में तकरीबन 5 मिनट मेरे उर्दू पे खर्च हुए थे। तो ये मुझे उसका अचीवमेंट मिला एज सब इंस्पेक्टर। जब मैं सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी पोस्टिंग सेंट्रल ज़िले में रही, नई दिल्ली में रही। और फिर मैं नॉर्थ वेस्ट रहा, वहाँ से ईस्ट में रहा। और फिर जब मैं नॉर्थ वेस्ट में था, ईस्ट से जब नॉर्थ वेस्ट में आया था तब फिर मैं नई दिल्ली वापस चला गया। और वापस जाने के बाद में वहाँ से फिर मैं ईस्ट में चला गया। ईस्ट में रहते हुए मेरा प्रमोशन 2006 में एज इंस्पेक्टर हुआ। वहाँ से निकलने के बाद फिर मेरे को एज ब्रेवो लगाया गया गुलाईबाग थाने में, और फिर लगाया गया प्रशांत विहार और सरायरोला थाने में। प्रशांत विहार में लास्ट लगाया गया था। 1 साल के करीब मैं ब्रेवो रहा। 1 साल टेन्योर पूरा करने के बाद में मेरे को SHO मोरियन के लिए बना दिया गया। नया थाना बना था ये मोरियन के लिए, तो पहला SHO उस थाने का मैं रहा। तकरीबन 2.25 साल में SHO वहाँ पे रहा। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र 3rd बटालियन में हो गया। यार वहाँ 3rd में रहा तो 3rd में भी मेरी पोस्टिंग अच्छी रही। मैं ED लॉकअप इंचार्ज रहा, 30 कोर्ट लॉकअप का इंचार्ज रहा। उसके बाद में मैं फिर EOW में आ गया। यहाँ मैं साइबर सेल में तकरीबन 4 साल तक रहा। फिर 2015 में मैं SHO विवेक विहार पोस्टिंग हो गई मेरी, वहाँ तकरीबन 1 साल रहा। फिर मैं आ गया 2016 के बिगिनिंग में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ DI में रहा। और फिर वहाँ से मैं IC लीगल सेल बना, तकरीबन 4 साल IC लीगल सेल में रहा। और 2019 में अक्टूबर में मेरा प्रमोशन एज ACP हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया 1984 में एज अ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस आपने ज्वाइन किया, 1989 में आप सब इंस्पेक्टर बने। तो सर लगभग मैं कहूँ तो 38-39 साल का जो ये आपका टेन्योर रहा है, इसमें सर दिल्ली पुलिस व्यवस्था काफ़ी चेंज भी हुई होगी, काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। तो सर मैं जानना चाहूँगा उस दौर में और आज के दौर में कितना परिवर्तन आप देखते हैं। बहुत डिफरेंस आ गया है। सबसे बड़ा डिफरेंस वेलफेयर का है। उस वक्त जब हम पहले नौकरी करने जाते थे, हमारे खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कन्वेंस नहीं होती थी। और अभी ऐसा नहीं है। आज जब हम कहीं ड्यूटी पे जाते हैं तो उससे पहले हमारे को जो ब्रांचेस हैं हमारी HAA या HAG जो भी है, वो खाने का अरेंजमेंट पहले करती है, बता देते हैं कि खाना पॉइंट पर आएगा। आज हमारी किसी भी रैंक के किसी अफसर को खाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। और सच बताऊँ तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बड़ा अटपटा लगता है। जब वो आते हैं सुबह अगर ड्यूटी 6 बजे है हमारी, ये ड्यूटी 7 बजे है, तो टाइम से ब्रेकफास्ट इतना पंक्चुअल टाइम से खाना मिलता है कि हम सच बताऊँ तो घर पे भी इतना पंक्चुअल हम नहीं खाना खाते हैं। इस तरह टाइम से खाना पहुंच जाता है। रात को जब हम पेट्रोलिंग करते हैं, पहले चाय की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज थानों से गाड़ियाँ निकल के जाती हैं,
जो पॉइंट पॉइंट पे जाकर के स्टाफ को हमारे सर्दियों में चाय पिलाते हैं। ये डिफरेंस आया है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस आया है वो ऑफिसर्स के सीनियर्स के एक्सेस होने का। पहले सीनियर्स के पास जाना एक बड़ा मुश्किल काम होता था, उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारे डीसीपी, एसीपी और सीनियर अफसर्स जिसको भी हम चाहते हैं मिलना, हम आसानी से मिल जाते हैं। सर लगभग 38 साल से ज़्यादा की आपकी नौकरी रही है और एक पुलिस ऑफिसर जब फील्ड में होता है तो लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। मैं जानना चाहता हूँ सर, ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क या इंटरेस्टिंग केस जिसका आप हिस्सा रहे हो और आपने वो बखूबी टैकल किया हो, आप हमसे शेयर करना चाहें। देखिए 84 में जब मैं एज कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग कर रहा था तो इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था। उस टाइम में जब हमारी ड्यूटी लगाई गई थी तो वो एक चैलेंजिंग था, पब्लिक को कंट्रोल करना कि किस तरीके से आप उसको संभालेंगे, वो एक चैलेंजिंग था। दूसरी बात, जब मैं इंस्पेक्टर था तो शाहीन बाग में जो लास्ट में भी लेटेस्ट लास्ट ईयर भी जो 2-3 साल पहले जो हुआ था, वो एक चैलेंजिंग जॉब था। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो लोग स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, आप उनके साथ कैसे डील करेंगे? उनको फोर्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आप सहन करते रहेंगे। ये एक बड़ा चैलेंजिंग था। सबसे चैलेंजिंग था जब वो लोग बदतमीजी बोल रहे थे, स्टाफ को संभाल करके रखना कि हमारा स्टाफ बदले में रिटेलिएट ना करें, गुस्से में आकर के कुछ उल्टी पुल्टी हरकत ना करें। ये बड़ा चैलेंजिंग रहा उस वक्त शाहीन बाग वाले केस में। और फिर केस इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो जब मैं साउथ ईस्ट में एसीपी ऑपरेशंस था तब वहाँ पर एक हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में तकरीबन 800-900 किलो तो था गांजा पकड़ा था। वो गांजा तमिलनाडु से आया था, आयशर ट्रक में डाला गया था और उसके ऊपर भैंस की खाल डाल दी गई थी। भैंस की खाल बहुत फाउल स्मेल थी, उसमें कीड़े पड़ रहे थे और वो शायद इसी वजह से कहीं पर भी उसकी चेकिंग नहीं करी गई थी और वो हमारे क्षेत्र में आ गया था। उसको आगे कहीं जेवर की तरफ जाना था, रास्ते में हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन थी। उसका काफ़ी अच्छा रिकवरी हुई तो मुझे उसमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला उसमें। और एज ए रिवार्ड में मैं इसको बोलूँगा, एज ए रिवार्ड ही बोलूँगा कि फिर मेरे को पोस्टिंग मिली एसीपी सब डिवीज़न संगम विहार की। एक सपना होता है हर ऑफिसर का कि अगर इंस्पेक्टर है तो एसएचओ बने और अगर एसीपी है तो सब डिवीज़न में रहे। तो मेरा ये सपना सच हुआ जब मैं उस केस के बाद में एसीपी सब डिवीज़न लगा। सर सुनकर काफ़ी अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस। सर एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में जब फील्ड में होते हैं हम 24/7 बाउंड रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत होती है, घर पे एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे है और हम अपनी थाने की नौकरी में बिजी हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ इतने लंबे कार्यकाल में आपने किस तरह से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाए रखा, किस तरह से इस तरह की परिस्थितियों को टैकल किया? देखिए इसमें बैलेंस की बात तो ये है कि अब ये जैसे आपने डिफरेंस पूछा था पहले में आज के में, ये बड़ा डिफरेंस है। आज जब आप हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, बच्चों का बर्थडे होता है, फैमिली फंक्शन होता है तो हमें छुट्टी दे दी जाती है। हम एज ए राइट क्लेम कर लेते हैं हमारी छुट्टी दो, बच्चे का बर्थडे, ऐसा पहले नहीं कर सकते थे। तो ये हमें छुट्टियां वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत चैलेंजिंग रहता है बैलेंस बनाना। कई सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब बच्चों को हमारी डिमांड होती है घर पे कहीं आना है, कहीं जाना है, हम नहीं जा पाते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगा कि हमारी अपनी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे बच्चों का बहुत सेक्रीफाइस होता है, स्पेशली पत्नी का। आज हमारे बच्चे अच्छी स्थिति में हैं तो उस तरफ वाइफ की वजह से है, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन पैसे देने के अलावा फैमिली में नहीं रहता है। पत्नी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अगर पत्नी कोऑपरेट नहीं करती तो हम यहाँ तक आसानी से नौकरी करके नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए उनको सबको मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपनी फैमिली का कि उन लोगों ने मेरी जिम्मेदारी में बंटवारा किया, जिम्मेदारी को बांटा और मैं यहाँ तक पहुँच सका। ठीक है, हाँ, उनके योगदान को तो सर जो हमारी यंग जनरेशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेनीज़ हमारे जो फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा अपने आने वाले जनरेशन से, ये नौकरी बहुत अच्छी है, इसको अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए और जब मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें अच्छे प्रमोशंस में, अच्छे रेपुटेशन में बनके मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से मांगते हैं, तो हमें इस नौकरी को पूजा की तरह करना चाहिए, क्योंकि इस नौकरी से हमें वो सब मिलता है जो हम मंदिर में भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। इसलिए इस नौकरी को पूजा की तरह ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे तन मन से मन लगा के हम पूजा करते हैं, ऐसे ही मन लगा के इस नौकरी को हमें करना चाहिए ताकि हमें वो सब मिले जो हम चाहते हैं।
सर जैसे कि आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आपकी कैसी है, क्या आपने प्लान्स किया हुआ है? आफ्टर रिटायरमेंट अभी मेरी प्लानिंग ये है कि जैसे कई सारे मेरे को ऑफर्स आ रहे हैं, ला कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, मुथूट है, रुपेक है, ये इस तरह की कई कंपनीज़ हैं और ला फर्म्स वाले भी हैं जो हमें चाहते हैं कि उनके साथ ज्वाइन कर लें। मैं LLB तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ला फर्म वालों को संभावना दिख रही है कि मैं उनको असिस्ट कर पाऊँगा। वो संपर्कता भी डिसाइड नहीं किया है मैं किसके साथ ज्वाइन करूँगा, लेकिन जितना मैं एक्टिव रहा हूँ अभी भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल हील एंड हेल्दी जा रहा हूँ वापस, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करा जाएगा। सर अब मैं आपसे 2-3 हाइपोथेटिकल रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर सर बात करें पुलिस वेलफेयर की, तो वो क्या टॉपिक होगा जिस पे आप हमारे सीनियर ऑफिसर्स का ध्यान खींचना चाहेंगे, जिस पे अभी मतलब काम करने की गुंजाइश है? इसमें सर लास्ट में एज अ फीडबैक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है, सीनियर अफसर्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इसके बारे में सर आपकी क्या राय है, या क्या चीज़ आप और इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस देना चाहते हैं? इसमें सीरीज़ बहुत अच्छी है, ये हमारे को एक्सपोजर मिलता है, हमारे को आइडियाज़ मिलते हैं, हमें दूसरे अफसर जो चले गए हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन या जो पीछे आने वाली पीढ़ी इसको देखेगी तो वो उसको इम्प्रूव करेगी हमारे एक्सपीरियंस को सुन करके। उनके पास मौका रहेगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है किसी व्यवस्था को, इसके लिए सीरीज अच्छी है ये, मुझे अच्छा लगा। कोई कहीं हमारी सुनवाई है आने वाले जनता के लिए, जनरेशन के लिए। सर डिपार्टमेंट छोड़ने से पहले एक आपको एक हाँ, यंग जनरेशन को yes. मैसेज देने का एक मौका मिला है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा है, दूसरे लोगों को भी हम बता पाएंगे कि सही क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें, अच्छा है। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय आपने हमको दिया। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. हम Thank you सर very आपकी much. पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। जय हिंद।